नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 10वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? ध्यान से समझिएगा। बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध यानी कि जो बौद्धिक रूप से कमजोर हैं उनकी बात की गई है। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको क्या करके संबोधित करने की बात कही गई है? तो देखिए, मानसिक मंदित नहीं कहा गया है, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी नहीं कहा गया है। तीसरा देखिए, मानसिक विकलांगता, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, ये विकल्प बिल्कुल सही है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? ध्यान से समझिएगा, निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। समावेशन क्या होता है? चाहे बच्चे में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, शारीरिक अक्षमता, इसके अलावा जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, बच्चा कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो या फिर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात होती है, सबको एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात करता है समावेशन। यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अक्षमता के आधार पर भेदभाव किए बिना सबको एक साथ लेकर ही चलना समावेशन कहलाता है। यानी कि वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसमें अलगाव की बात की जा रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, विविधता को सराहना और महत्व देना। यहां पर विविधता से मतलब यह है कि चूंकि कक्षा में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक भी हो सकते हैं, यानी कोई श्रवण बाधित हो सकता है, कोई दृष्टि बाधित हो सकता है, कोई ऐसा बालक हो सकता है जो ना तो सुन सकता है ना तो बोल सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमताओं जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया से जूझ रहे बालक हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये विविधता ही तो है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है, यानी कि विविधता को महत्व देना। महत्व कैसे देंगे? जब उनकी आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता होगी, जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। तो उनकी महत्व को, उनके विविधता को महत्व देना ही समावेशन है, क्योंकि जब आप महत्व देंगे तो सबकी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे, यानी सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास भरना। सब बच्चों में स्वाभिमान कैसे आएगा? स्वाभिमान तब आता है जब बच्चे को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाता है और उसकी भी बातों को तवज्जो दी जाती है कक्षा में। जब बच्चे को आप इग्नोर करने लगेंगे तब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और यहां पर बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी सबको कक्षा में बराबर मौका दिया जा रहा है। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। अब शारीरिक बाधा क्या हो गया? कोई विकलांग बालक है जो कि ऊपर के क्लास में, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर नहीं जा सकता, तो उसके लिए जरूरी यह है कि उसका जो स्टेयर्स हो, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद्यालय का, वो स्टेयर्स सीढ़ी ना होकर के जो स्लोप वाले होते हैं उस पर उसका व्हील चेयर आराम से मूव कर जाए। इस प्रकार से उसमें एक तरीके से उसकी बाधाओं को दूर करना चाहिए। या फिर यह हो सकता है कि उसको ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठाया जाए ताकि शारीरिक अक्षमता उसमें बाधा ना उत्पन्न हो अधिगम के प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना, यानी बच्चे को महत्व दी जा रही है, बच्चे को एनी हाउ सिखाना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, श्रवण अक्षमता, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए कहा जा रहा है अलग विद्यालय का प्रावधान करना। अब देखिए, यहां पर अलगाव है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि जिस भी विकल्प से अलगाव, बंटवारा या फिर किसी से भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी, वही वाला विकल्प निगेटिव होगा, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया इसलिए यही हमारा एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन की यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? राजन जो है वो अपने में ही खोया हुआ है, बाहरी दुनिया से संपर्क करने में उसको कठिनाई महसूस होती है, यानी कि इसमें स्वलीन क्रम विकार उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। बच्चा अपने में ही खोया हुआ है, यानी कि स्वलीन है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार की
विकार की तरफ इशारा करता है। ध्यान से समझिएगा, पहले ही बोला गया है पढ़ते समय, यानी पढ़ने में अक्षमता है तो पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसे हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए, जब भी इस प्रकार के हिंदी में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अंग्रेजी का जरूर हेल्प ले लिए करिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले विकल्प में डिसलेक्सिया दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी चीज के विषय में नूतन, नूतन मतलब होता है नया, तथा असाधारण, असाधारण मतलब कि यूनिक तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात की जा रही है, सोचना और समस्याओं के निदान के लिए अनोखे अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखिए, नए विचारों की बात की जा रही है और यूनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच की बात की जा रही है। तो ये सब किसके लक्षण है? ये सभी क्रिएटिविटी के लक्षण है, यानी कि सृजनात्मकता के। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। ध्यान से समझिएगा, कक्षा इंटरेक्टिव है जिसमें जो टीचर है वो बच्चों से खुद इंटरेक्ट कर रहा है, तस्वीर दिखा करके, सब्जियों को दिखा करके। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। विद्यार्थी इस चर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। बच्चे का जो अनुभव है, पहले का जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ते हुए, उसको आधार बनाते हुए नए ज्ञान को बच्चे समझ पा रहे हैं, पोषण संप्रत्यय को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमसे बोला जा रहा है कि उस उपागम, यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। तो ध्यान से समझिएगा, बच्चे यहाँ पर खुद सक्रिय हैं अपने ज्ञान के निर्माण करने के लिए, अपने ज्ञान की रचना करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो कुछ उनके दैनिक जीवन में हुआ है या फिर दैनिक जीवन में जो कुछ भी उन्होंने सब्जियों फलों के बारे में जाना है, देखा है, वो उनका पूर्व ज्ञान हो गया। अब उस पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए वो नए ज्ञान को समझ पा रहे हैं, पोषण के बारे में समझ पा रहे हैं, यानी कि पुराने ज्ञान को आधार बनाते हुए, बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए नए ज्ञान से जोड़ना। ये क्या होता है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं सक्रिय भागीदारी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि यह उपागम किस पर आधारित है, तो ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उसे मंद अपेक्षाएं ही हैं। मंद यानी कि बिल्कुल भी उसकी टीचर जो है, शिक्षिका जो है, वो उससे अपेक्षा ही नहीं रखती है, यानी कि उनसे उनको कोई उम्मीद ही नहीं है उस बच्ची से। आगे पढ़िए, इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, बच्चे के प्रति जो शिक्षक का रवैया होता है या फिर जो उसका एक्सपेक्टेशन होता है, वो बच्चे के अधिगम पर पूरी तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्ची है और उस पर टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा और उससे उम्मीद भी नहीं लगाया कि ये पास होगी या फिर फेल होगी, तो उससे क्या होगा कि बच्चा एक तरीके से हीन भावना का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि टीचर मेरे पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, यानी कि अन्य बच्चों पर टीचर पूरा फोकस कर रहा है लेकिन उस बच्ची पर नहीं कर रहा है, ये उसके मन में भावना जाएगी। और इससे क्या होगा कि एक तो बच्ची पहले से ही निगेटिविटी उसके मन में है कि वो इस बार भी फेल हो जाएगी, और जब टीचर भी उससे उम्मीद नहीं रखेगा तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देगी। यानी बच्ची क्या महसूस कर रही है? बच्ची बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही है कि वह खुद भी नहीं पढ़ पा रही है और टीचर भी उससे कोई उम्मीद नहीं लगाए रखा है, यानी टीचर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, यानी बच्ची क्या है? हेल्पलेस है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठी के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाएगी? ध्यान से समझिएगा, कक्षा इंटरेक्टिव है जिसमें बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल करके, यानी कि ग्रुप में काम कर रहे हैं। ग्रुप में काम करना यानी सामाजिक तौर पर एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो सामाजिक वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं वो कर रहे हैं अंतःक्रिया के माध्यम से, इंटरेक्शन करके, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बच्चे सामाजिक तौर पर एक दूसरे से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके, कम्युनिकेशन करके ही सीख रहे होते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन है क्योंकि बच्चे ग्रुप में गतिविधि कर रहे हैं, इस वजह से ये संरचनावादी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। एक बार अन्य विकल्पों पर बात कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं हो सकता। दूसरा दिया गया व्यक्तिक संरचनावादी। व्यक्तिक तब होता जब इंडिविजुअली किसी बच्चे को पढ़ाया जाता किसी टीचर के द्वारा। यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है, एक तरीके से मिलजुल करके पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से ये इंडिविजुअल नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। परंपरागत क्यों नहीं हो सकता? परंपरागत यानी कि पहले के समय में जब इस प्रकार से मान्यता थी कि बच्चे कोरे कागज होते हैं और टीचर आकर के कक्षा में उनको इन्फॉर्मेशन देकर के चला जाता था, तो आज के समय में बच्चे कोरे कागज नहीं हैं,
वो भी सक्रिय रहेंगे, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ये अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो ये परंपरागत कक्षा नहीं है, क्योंकि अगर कक्षा इंटरैक्टिव नहीं होता, बच्चे भी सक्रिय नहीं होते, बच्चे अगर सक्रिय नहीं होते तब परंपरागत कक्षा माना जा सकता था। बच्चे यहाँ पर इंटरैक्टिव हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इस वजह से ये परंपरागत कक्षा का उदाहरण नहीं है। चौथा देखिए, बहुभाषीय कक्षा। तो यहाँ पर लैंग्वेज की तो बात ही नहीं की गई है, तो बहुभाषीय यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। इस वजह से ये भी विकल्प गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चों को खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पढ़ाना है। इसके अलावा अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से बच्चे को सक्रिय करके अपने ज्ञान की रचना स्वयं करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा ग्रुप में पढ़ाए जाने की बात करता है, विभिन्न गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने की बात करता है, यानी कि चर्चा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं सबको आधार बनाते हुए हम लोग उत्तर का खोज करेंगे। चलिए, पहला दिया गया है अन्वेषण आधारित अधिगम। अन्वेषण मतलब कि खोज करना, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र। कथा मतलब कि कहानी के माध्यम से पढ़ाए जाने की बात की जा रही है जब, और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहता है कि बच्चों को खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, वेधन और बार बार अभ्यास, इसे हम लोग ड्रिलिंग बोलते हैं, जैसे कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, एक ही चीज को अभ्यास करना। तो इससे बच्चे में अधिगम प्रवृत्ति नहीं आएगी, इससे बच्चे चीजों को रटने लगेंगे, क्योंकि एक ही चीज को जब बार बार आप करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, ना कि आपका अधिगम होता है। आदत और अधिगम में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एक बार आपने कुछ प्रयास किया और उस प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो ये आपका अधिगम बोला जाएगा। अब एक ही चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं और उसके वजह से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग आदत बोलते हैं। यानी एक ही चीज बार बार रिपीट होने की वजह से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे आदत बोला जाएगा, और एक बार प्रयास करने के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसे हम लोग अधिगम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने एक कहावत सुना होगा, एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में, कि कुएं से पानी निकालते दौरान जो वहां कुएं का कोरा था उस पर रस्सी घिसते घिसते गड्ढा बन गया था। तो यहां बच्चे के माइंड को गड्ढा थोड़ी बनाना, घिसना थोड़ी है कि बार बार एक ही चीज को प्रयास करेंगे। एक बार जब बच्चे ने सीख लिया तो फिर नए चीजों की सीखेगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों करेगा? इस वजह से ये नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी ड्रिलिंग, वेधन, बार बार अभ्यास जहां पर भी आएगा वो हमेशा ही निगेटिव होता है। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो आपको विचार ही नहीं करना, वो हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। चलिए, चौथे विकल्प की बात करेंगे, चर्चा आधारित कक्षाएं। ये बात भी बिल्कुल सही है, कक्षा इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी कि 1, 2 और 4 वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में 1, 2, 4 की बात की गई है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? यानी कि मान लीजिए बच्चे को मैंने बताया कि 2 + 3 = 5 होता है, और मैंने बच्चे को बताया कि आप ऐसे जोड़िएगा। देखिए, पहले 2 डंडी खींचिए प्लस 3 डंडी और खींचिए, और उसके बाद क्या करिए कि ये जो 2 डंडी है इसको इस 3 डंडी में मिला दीजिए, यानी कि इसको हटा दीजिए यहाँ से, और 2 डंडी यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर ला करके खींच दीजिए। अब बच्चे को कहा जाएगा कि आप पूरे को गिनिए, तो बच्चा गिन रहा होगा 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार से बच्चा मूर्त अवस्था में सीख सकता है। अब मैं बच्चे को दूसरा प्रश्न दे रहा हूं कि बताइए बच्चे कि 3 + 3 का मान क्या होगा। तो अब बच्चा इसी विधि का प्रयोग कर रहा होगा जो कि मैंने बच्चे को बताया था कि पहले बच्चा 3 डंडी खींचेगा, उसके बाद अगली बार फिर 3 डंडी खींचेगा, और उसमें से ये जो पहला वाला 3 डंडी था इसको यहाँ से हटा देगा, मिटा देगा, और इसको यहाँ पर ले जाकर के 3 डंडियों को फिर से खींच देगा। अब बच्चा सबको एक साथ काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर बच्चा सही उत्तर तक पहुँच पा रहा है, यानी कि यही बोला जा रहा है कि मिलती जुलती समस्याओं। देखिए, यहाँ पर भी जोड़ की संक्रिया थी, यहाँ पर भी जोड़ की संक्रिया थी, यानी कि एक विधि का प्रयोग जो बच्चे ने सीख लिया है उसका दूसरी समस्या को हल करने के संदर्भ में यूज करना, ये क्या कहलाता है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो इसे हम लोग अनुरूपता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अनुरूपता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। दोस्तों, सीडीपी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।